नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सरकारी स्कूलों का नाम लेते ही हमारे जहन में जो सबसे पहली तस्वीर उभर कर आती है वो टूटी फूटी इमारतों और बिना टीचर्स के क्लासरूम की होती है। लेकिन इस तस्वीर को बदलने की कोशिश में लगे उत्तर प्रदेश के हजारों टीचर्स। उन्हीं टीचर्स में से एक हैं मऊ के प्राथमिक विद्यालय रकौली के सतीश सिंह। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। बहुत बहुत नमस्कार मैडम जी, तो सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब ज्वाइन किया था तब से लेकर अब तक में आप क्या बड़ा बदलाव देखते हैं? मैडम, ज्वाइन किया था मैंने इस विद्यालय में। ज्वाइन तो मैंने 1999 में किया था। इस विद्यालय में आया हूँ 2008 में। जी। 2008 में इस विद्यालय की स्थिति किसी खंडहर से बहुत ज्यादा नहीं थी। अच्छा। और मेरे जनपद का सबसे उपेक्षित विद्यालय था। जी जी। एक्चुअली ये जनपद गाजीपुर के बॉर्डर पर है, दो तरफ से गाजीपुर की सीमा है। जी। नदी की सीमा पे बसा जी जी। पिछड़ा क्षेत्र है। शहर का सबसे बैकवर्ड एरिया कहा जा सकता है। हम्म। और 2008 में जब आया था तो मैं सहायक के तौर पे था। जी। बदलाव की इच्छा थी लेकिन कर नहीं पाया। हेडमास्टर मेरे जो है वो पूरी तरह सहयोग नहीं कर पा रहे थे। अच्छा 2012 में इस विद्यालय का मुझे चार्ज मिला था। अच्छा। और 2012 में मैंने शुरुआत की थी। मेरे एक एसआरटी के जॉइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। और वर्तमान में मेरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी। तो विशेष प्रेरणा अजय कुमार सिंह की थी कि विद्यालय और बदल के दिखाओ और एक अच्छा वाला अध्यापक बन के दिखाओ। जी। मैंने शुरुआत किया था। उस समय प्रदेश में विद्यालयों में अच्छा काम करने वाले अध्यापक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वर्षों से अच्छा काम हमारे अध्यापक कर रहे हैं। जी। मैं भी प्राइमरी का ही पढ़ा हूँ। जी। मेरे अन्य भाई भी प्राइमरी से ही पढ़े हैं, तो ऐसा कि पढ़ाया नहीं जाता था। पर विद्यालयों की स्थिति इसके पहले ठीक नहीं हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो मैंने एक मेरे दिमाग में आया कि प्राइवेट विद्यालयों और हमारे विद्यालयों में कंपैरिजन हो रहा है और वर्तमान जो समय है वो आकर्षण का ज्यादा है। हाँ। तो मैंने कहा कि पहले इसको बदला जाए, कुछ किया जाए। तो मैडम, इस विद्यालय को बदलने में मुझे बहुत सारा समय लगाना पड़ा। मैं आज तक इसको बदल रहा हूँ, 10 साल हो गए। अभी मैं जो चाहता हूँ, जिस लेवल पर इस स्कूल को चाहता हूँ, वहां तक अभी पहुंच नहीं पाया हूँ। लेकिन जब बदलना शुरू किया, कुछ बदलाव हुआ तो मुझे अच्छा लगा, लोगों की सराहना मिली और अच्छा लगा। जी। और फिर वो क्रम आज तक जारी है। आज जिस विद्यालय में मैं खड़ा हूँ, इसमें एक ब्लैक बोर्ड तक नहीं हुआ करता था जब मैं आया था। एक छोटा सा किसी तरह से बनवाया गया था और उसी पे जैसे तैसे पढ़ाते थे लोग। वर्तमान में इस विद्यालय को आप पूरी तरह डिजिटल स्कूल कह सकते हैं। वाईफाई की सुविधा से संपन्न है, संतृप्त है। इसमें प्रोजेक्टर 4 कक्षाओं में है, 2 कक्षाओं में टेलीविजन सेट है, डिजिटल लाइब्रेरी है। हम डिजिटल तरीके से काम करते हैं। उसी चीज को मैंने थोड़ा सा आधुनिक रूप देने का प्रयास किया। सन 2012 में शुरुआत मैंने की थी प्रोजेक्टर लगाकर। और आज इस विद्यालय के प्रयासों से प्रदेश के 7 से 8 हजार विद्यालय डिजिटल हुए हैं। और इसमें विशेष बात, डिजिटल होना विशेष बात नहीं है। किसी विद्यालय में प्रोजेक्टर लग जाना, टेलीविजन लग जाना, ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है मैडम कि ये सारे प्रयास अध्यापकों ने खुद से किया। जी, स्वयं से किया। कोई सरकारी धन नहीं लगा। जी 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 जी। और जी मैं बताइए। नहीं, मैंने बता दिया। जो एक सारांश होता है वो मैंने बता दिया आपको। तो सतीश जी, जो आपने ये बदलाव लाया, जो आपने स्कूल की एकदम काया को ही बदल के रख दिया, किसी भी तरीके से देखने से ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये वही सरकारी स्कूल थे जो आप बता रहे हैं कि जो 2008 में यहाँ पर ब्लैक बोर्ड तक की नहीं था। तो इस
जो आपने बदलाव की ये बयार चलाई, तो इसमें आपको कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो जरा हमारे दर्शकों को अपने संघर्ष की कहानी बताइए। परेशानियां तो मैडम बहुत झेली हैं हमने, अभी आज भी झेल रहा हूँ। जी जी ऐसा नहीं कि आज परेशानियां खत्म हो गई। जी और मेरे जैसे तमाम अध्यापक हैं जो बदलाव का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जहां तक मेरी बात है, तो मेरे सामने जितने अवरोध उत्पन्न कर किए गए, मेरी ऊर्जा उतनी ही बढ़ी, मेरी जिद बढ़ी कि नहीं, अब तो मैं बदलूंगा ही। जी। परेशानी मेरी शुरू शुरू में मेरे साथी अध्यापकों से हुआ करती थी, अच्छा। जो जिनको ये लगता था कि कई बार उन्होंने टिप्पणी भी किया जी। कि अनावश्यक का कार्य कर रहे हो आप, हम लोगों को परेशान करोगे, अच्छा। अधिकारी आपके विद्यालय में जाएंगे, कुछ देखेंगे तो हमसे भी अपेक्षा करेंगे, इत्यादि जी जी इत्यादि। बिल्कुल। तो वो आलोचनाएं हुई, फिर विरोध हुआ और समर्थन भी हुआ, पब्लिक का सहयोग मिला। मैं जिस गांव में हूँ, मुझे इस गांव का इतना सम्मान, इतना स्नेह मिलता है जितना मैं सोच भी नहीं पाता हूँ। तो ये इन चीजों ने ऊर्जा बढ़ाया। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे मेरे सामने, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा मैडम, और ये मेरा ही नहीं है, ये तमाम मेरे साथी, ऐसे साथी अध्यापकों के साथ समस्या है कि हमारे जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारी, प्रदेश स्तर पर तो बहुत अच्छा सहयोग मिला है। माननीय डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर अजय कुमार सिंह इत्यादि, और भी जो हमारे स्टेट लेवल के बड़े अफसर हैं, उन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखा और हमें प्रोत्साहित किया। जनपद और ब्लॉक स्तर पर कई बार अपने विभागीय अधिकारियों से उपेक्षा और तनाव झेलना पड़ता है। जी जी जी। और ये नहीं समझ में आता है कि क्या चाहते हैं वो। हम तो वो कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा हमारी सरकार कर रही है। आज सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, कायाकल्प। कायाकल्प का मतलब कि ग्राम प्रधान और अन्य लोगों द्वारा विद्यालयों को सजाया जाए, संवारा जाए। कायाकल्प आज 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। बड़ा स्वागत योग्य कदम है। काफी विद्यालयों की दशा और दिशा बदली भी है। लेकिन हमने जब शुरू किया था तो ऐसी कोई योजना नहीं थी जी। ना हमें ऐसी किसी योजना का अब तक कोई लाभ मिला है। अच्छा। हमारे यहाँ मेरे विद्यालय में कायाकल्प के नाम पर बरामदे में 30 फीट की एरिया में टाइल्स लगवाई गई है, बाकी कोई सहयोग नहीं है। अच्छा। और मैं उस व्यक्तिगत सहयोग की कोई अपेक्षा भी नहीं करता। मेरे साथ जनता है, मेरे साथ लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ मेरा अपना आत्मबल है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ अपना आत्मबल। जी बिल्कुल। बस दिक्कत ये होती है मैडम कि जनपद स्तर पर अधिकारियों द्वारा जब इस आत्मबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कई बार बहुत तकलीफ हो जाती है। मेरे जनपद की स्थिति जून 2018 तक जी, जो हमने एक मिशन चलाया था ICT इन स्कूल एजुकेशन। अच्छा। आज तो ये प्रासंगिक हो गया। कोरोना काल में उसका बड़ा उपयोग समझ में आया। जब ये आलोचना की वजह हुआ करती थी, उस समय हम चलाया करते थे। और जून 2018 तक एक क्रम बना हुआ था। मेरे जनपद के एक विद्यालय हर महीने ICT से जुड़ता था। मतलब अध्यापक जनता से सहयोग लेकर, जन सहयोग से और अपने माध्यम से, अपने संसाधनों से जी, लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए अपने विद्यालय पर खर्च करके और ICT के संसाधन इकट्ठा करता था स्कूलों पे। अच्छा। तो जून 2018 से बंद हुआ है, आज तक बंद है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये केवल जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों के असहयोग की देन है, असहयोग और उपेक्षा की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता मैडम। मेरे और मेरे साथियों पर जो इस विधा से, इस मिशन से जुड़े हुए हैं कि हम बदलेंगे जी, तो उनकी सेहत पे इन चीजों का बहुत असर नहीं पड़ता है जी। वो बदल रहे हैं और बदलेंगे। मैं खुद भी बदल रहा हूं और मुझे इस विद्यालय को अपने उस लक्ष्य तक ले जाना है जहां मैं सोचता हूं जी। मैंने सोच के बैठा हुआ है जी। जी बिल्कुल, आप ले जाएं, हम भी यही कामना करते हैं। तो सतीश जी, हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि ये माना जाता है कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस देने में सक्षम नहीं है। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं या इस बात में आप कितनी सच्चाई देखते हैं?
नहीं मैडम, सच्चाई कुछ हद तक तो है, लेकिन पूरी सच्चाई इसको से मैं इनकार करूंगा। जी ऐसा कुछ नहीं। मेरे विद्यालय में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, वो चाहे तो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, जी लेकिन वो यहाँ पढ़ाते हैं। और वो भी उन परिस्थितियों में कि हम 2012 से जब से हमने शुरू किया, हम सिर्फ 2 अध्यापक हैं और 150 बच्चे हमारे हैं। जी 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 तो आप सोच सकते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी मुश्किलें हैं। बिल्कुल 150 बच्चों को मात्र 2 अध्यापकों के से पढ़ाया जाना जी बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन हम उसको करते हैं जी और अभिभावक संतुष्ट रहते हैं। जी मुख्य चीज ये होता है कि अभिभावक विद्यालय और विद्यालय के पठन पाठन की पद्धति से संतुष्ट हो। जी बिल्कुल अगर वो बिल्कुल संतुष्ट है हम्म तो इस बात का कोई मायने नहीं है कि हम्म, बच्चा बहुत अच्छे परिवार से है कि खराब परिवार से। जी जी यहाँ जो एक उपेक्षा बन गई थी, एक मानसिकता बन गई थी कि सरकारी स्कूल मतलब बेकार वाली जगह जहाँ हाँ, कुछ नहीं पढ़ाई होता। नहीं होती, ये एक जो ये लोगों जी के जी, जहन में था कि सरकारी स्कूल मतलब वहां पे कोई पढ़ाई नहीं, हमारे बच्चे को कोई भी पढ़ाई चीजें नहीं होती। सीखने को नहीं मिलेंगी। जी ये मिथक अब टूटे हैं बहुत जी सारी जगहों पे। हमारे जी साथियों ने, जी अध्यापकों ने इस मानसिकता को तोड़ा है लोगों को। जी तमाम ऐसे विद्यालय हैं। अभी मेरे पड़ोस में एक विद्यालय है जलालाबाद, हम्म जहाँ 600 से ज्यादा एडमिशन हुए हैं। अच्छा वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं जी और उन्हें नो एडमिशन का बोर्ड तक लगाना पड़ा है। नो एडमिशन का बोर्ड लगभग तो मैं भी लगा देता हूँ। मैं 2 ही हूँ, 150 बच्चे। मेरी अब इतनी क्षमता नहीं कि मैं उससे ज्यादा जाऊँ। हम्म मेरे पास अध्यापक होते तो संख्या मेरी बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म अब वो सारे मिथक टूट रहे हैं। जी बहुत सारे हमारे अभिभावक हैं जो हमारे विद्यालयों में हैं। हमारे विद्यालय में अच्छे बच्चे हैं, जी अच्छे बिल्कुल परिवारों से हैं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, आप जैसे टीचर्स की ही वजह से जो ये पुरानी तस्वीरें हैं सरकारी स्कूल को लेकर लोगों के जहन में, वो सारी अब जो है क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। तो मैं आपसे ये चीज और पूछना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आपके अपने स्कूल में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो जी जी बिल्कुल। ग्रामीण माहौल में आपने पेरेंट्स को कैसे इस चीज के लिए समझाया? थोड़ा सा कठिन मैडम इसलिए होता है कि ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर अभिभावक अ, मजदूर वर्ग से। जी मजदूर वर्ग का मतलब कि सुबह होने के साथ उनका लक्ष्य होता है जी दिन भर की रोजी इकट्ठा करना। बिल्कुल बिल्कुल वो उनका रोजमर्रा की चीज है। जी वो सुबह हुई तो मजदूरी पे गए, शाम को हुई थके हारे आए। जी स्थिति ये होती है कि वो अपने बच्चे को देख तक नहीं पाते हैं बिल्कुल कि उन्हें क्या उन्होंने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हाँ हाँ तो ये एक बड़ी वाली मुश्किल है, बहुत बड़ी। जी तो मैंने मैंने एक जो व्यवस्था किया शुरू में जी कि छुट्टी के दिनों में मैं उनसे 10 दिन 15 दिन पहले से संपर्क करता हूँ अच्छा और उनसे समय लेता हूँ कि आप कब खाली हो, कब समय दे पाओगे मुझे। हम्म कई बार मैं उनके घर पे जाके बैठ जाता हूँ कि चलो शाम को मैं बैठता हूँ। जी सुबह उनके मजदूरी पे जाने से पहले बैठ जाया करता हूँ जी कि भाई मुझे आपसे बात करनी है शुरुआत बिल्कुल के समय में। बिल्कुल अब तो स्थिति ये है कि अगर मैंने बुला लिया जी तो वो हमारे अभिभावक अपना काम छोड़ के आते हैं। उनको ये इनके दिमाग में है कि मैं उनके बच्चों के भविष्य या उनके विकास के लिए कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। जी तो वो आते हैं, अपना काम छोड़ के आते हैं। जी जी लेकिन मुश्किल है थोड़ी सी। जी बिल्कुल। चलिए, आपने जो है ग्रामीण में जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको समझाया, और अच्छी बात है कि आपके समझाने का ये असर भी हुआ कि अब आप जब भी उनको बुलाते हैं मीटिंग के लिए या अपने बच्चे के बारे में बताने के लिए, तो वो चले आते हैं। ये तो बहुत अच्छी सही बात बात है है। और ये आपके प्रयासों से ही सफल हो पाया है। तो सतीश जी, कोरोना काल जैसे चल रहा है, तो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कोरोना की वजह जी से सारी चीजें अचानक से ही बंद हो गई, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, या और भी जो भी चीजें हों, तो स्वाभाविक है परेशानियां तो आई होंगी। अब कैसा माहौल है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आपके विद्यालय में? मेरे विद्यालय में तो मैंने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था किया कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस सारे बच्चों तक पहुंचे। जी अभी आपने जो चर्चा किया है, अच्छा विषय आपने रखा जी कि हमारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से हैं और मजदूर वर्ग से आते हैं, जी उनको हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ाएं। जी बिल्कुल, जब ये ये एक शुरुआत बड़ा हुई मुद्दा थी, है। बहुत बड़ा मुद्दा है जी मैडम।
अपने स्कूल में ले आके उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से पढ़ा लेना दूसरी बात हो गई। अच्छा। अब समस्या ये थी कि हम उनके घर घर तक की ये सुविधा कैसे पहुंचाएं। बिल्कुल। तो लॉकडाउन चल रहा था अप्रैल लास्ट में, जी बच्चों ने हमारे नंबर है तो कई बार फोन किया करते थे, कई बार जी उनके सामने अन्य दिक्कतें जैसे खाने पीने की, जी। तो मैं इस पर कोई बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे भी सामने खाने की दिक्कतें आ जाती हैं, समय था बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरे जो क्षमता में था हमने किया। जी उस दौरान एक जो बड़ी चीज देखने को मिली कि लड़के बच्चे हमारे जो है पढ़ना चाहते थे, हम्म। उनको लग रहा था कि हमारा जो है सब कुछ बंद हो गया है। बंद हो गया जी, हमारा कोर्स छूटा जा जी रहा है। हाँ, और वो बार बार फोन करते थे कि सर स्कूल कब खुलेगा, बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास तो पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो हमने एक वो बनाया, हम वर्कशीट बनाया, हमने जी। घर बैठ के अपने लैपटॉप से वर्कशीट बनाया, अच्छा। पेपर इकट्ठा किया। किसी तरह लॉकडाउन में बड़ा कठिन हुआ था फोटो कॉपी के लिए पेपर ले आना, हाँ हाँ बड़ी बिल्कुल। मुश्किल से कुछ परिचित जो अपने थे उनके उनके माध्यम से मैंने मंगाया जी और वर्कशीट तैयार किया। तो एक बच्चे को एक हफ्ते का काम तैयार करते थे हम। क्वेश्चन बना दिया, हम्म। कुछ छोटे 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 प्रश्न किताबों से जो समझ में आया, किताबें अपने पास तो उस समय थी नहीं, बिल्कुल। तो गूगल इत्यादि से देख के, और हम आते थे उन बच्चों के घरों घरों तक जाके उनको एक एक वर्कशीट देते थे। अच्छा। और उन्हें बताते थे कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई कठिनाई होती है तो फोन से पूछो। ये क्रम 1-1.5 महीने चला मैडम। हम जी एक हफ्ते का काम दे के जाते थे जी और हमारे 2 शिक्षा मित्र हैं जो यहाँ के, वो मॉनिटरिंग कर लेते थे। कुछ एसएमसी के जो पढ़े लिखे सदस्य हैं वो मॉनिटरिंग करते थे। जी जी। एक हफ्ते का काम दे के हमने चलाना शुरू किया, फिर आते थे अगले हफ्ते काम देते थे, पिछले हफ्ते का ले जाते थे, फिर करेक्शन करते थे, जी फिर उनको फोन पे सहयोग करते रहे। लेकिन ये भी पूरा नहीं लगा, काफी नहीं हुआ। जी। ऑनलाइन का चक्कर इसलिए मेरे लिए दिक्कत की बात हो गई कि बहुत सारे लोगों के पास 8 या 9 मोबाइल मिले। जी जी। पूरे जो मेरे यहाँ बच्चे इनरोल्ड हैं उनमें 8 या 9 परिवारों में मोबाइल मिले, बाकी कहीं मोबाइल नहीं था। अच्छा। तो ऑनलाइन चलाने के लिए मोबाइल की जरूरत थी। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने 2 जगहों पे गांव में 2 स्थान मैंने फिक्स किए थोड़ी थोड़ी दूर पे, जी। और वहाँ टेलीविजन और नेट इंटरनेट की व्यवस्था मैंने किया। अच्छा। स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्ट टीवी मुझे जी लेना पड़ा। जी। स्मार्ट टीवी 2 और 2 इंटरनेट कनेक्शन दोनों जगह देके जी हमारे जो पुरातन छात्र थे, कुछ आईआईटी कर रहे हैं, कुछ जी जी पॉलिटेक्निक जी में हैं, बहुत सहयोग किया उन लड़कों ने मेरा। जी। उन लड़कों ने सुबह शाम 20-20 बच्चों का ग्रुप बना के पढ़ाना शुरू किया उस टेलीविजन पर। बहुत बढ़िया। और हमने उनके मोबाइल में लोड करा दिया था दीक्षा ऐप, एनआर ओईआर, कुछ एससीईआरटी के ओईआर हैं जो हमारे पास लिंक थे, जो हमारे पास चीजें थी, वो हमने उनको लोड करा दिया था और उसके माध्यम से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बिल्कुल। उस बीच मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि एक ही चीज बोर कर सकती है, और ये बच्चे गांव के हैं, फिर इनको थोड़ा सा चेंज भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैंने वहीं बगल में 2 जगहों पे लाउड स्पीकर, मेरे विद्यालय में जो पड़ा हुआ था 2 सेट है जी। प्रेयर और अन्य चीजों के लिए, हाँ। मैंने उनको 2 जगहों पे लगा दिया। अच्छा। और अपने यहाँ से कुछ जो कहानी की किताबें हैं, कुछ बाजार से ले आके, कुछ अन्य जगहों से अपने पास जो पड़ी हुई थी, उन कहानी की किताबों को उन बच्चों को दिया। सुबह शाम वो उस लाउड स्पीकर पर कहानियां पढ़ते थे। तो 2 चीजें होती थी, ये 2 बच्चों का ग्रुप पढ़ रहा है, जी तो एक तो वो पढ़ रहा है जी। और लाउड स्पीकर से जहां तक आवाज जा रही है वो सभी सुन भी तो रहे कुछ हैं। सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। सुन रहे हैं, कुछ गार्जियन सुन रहे हैं। बिल्कुल। वो बड़ा इंटरेस्टेड रहा, बहुत बढ़िया चला वो कार्यक्रम। जी। अभी भी 2 जगह चल रहा है, बाकी तो हमारे जो पुरातन छात्र थे वो चले गए, फिर हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अच्छा। तो 2 जगह से हट गया है, 2 जगह और चल रहा है, लेकिन बड़ा बढ़िया रहा है वो लाउड स्पीकर और टेलीविजन का कार्यक्रम। तो इस तरह से हमने अपने एक एक बच्चे तक पहुंचा दिया ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था। जी बिल्कुल। कोरोना काल में भी आपने शिक्षा को जो है बच्चों तक पहुंचाने का एक बहुत ही रोचक तरीका निकाला कि बच्चों की पढ़ाई भी ना छूटे और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ये बात उनके अभिभावकों के कानों तक भी पहुंचती रहे। जी लेकिन सतीश जी, जो आपने तो ये सिस्टम चालू किया जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन
अभी भी जैसे क्लासेस चल रही हैं तो अधिकतर बच्चे मोबाइल से ही क्लासेस अटेंड करते हैं, जिसके साथ ही वो मोबाइल के एडिक्टेड भी होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? मोबाइल का दुष्प्रभाव तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबको पता है। बिल्कुल। अगर मोबाइल मोबाइल बिना किसी मॉनिटरिंग के, बिना किसी देख रेख के उनके हाथ में दे दिया जाता है, बिल्कुल। उनको स्वतंत्रता दी जाए, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जी। पहली चीज की, अगर मोबाइल हम देते हैं, दिक्कत ही है, कोरोना काल में पढ़ाई हो नहीं रही, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो ऑनलाइन ही चलना है। जी जी तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही हैं तो गार्जियन घर में से कोई एक समझदार व्यक्ति, कोई एक गार्जियन के रूप में उनकी मॉनिटरिंग करता रहे, जी। जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल है। क्योंकि बच्चे तो, उन्हें तो बहुत ज्यादा ये समझ में नहीं आता है ना कि पढ़ने और खेलने के बीच में क्या अंतर है। क्या अंतर है, बिल्कुल। उन्हें अगर हाँ जी, स्वतंत्रता जहाँ मिली तो फिर वो मोबाइल से कुछ देखना शुरू करेंगे, कुछ खेलना शुरू करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल उनकी रुचि तो गेम में होती है, बिल्कुल। खेल में होती है ज्यादा। जी हम भी बच्चे रहे हैं, जी तो खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, उम्र है वो। बिल्कुल। तो मॉनिटरिंग जरूरी है मैडम, मॉनिटरिंग नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। जी, तो आपके दूसरी चीज जो हिसाब। मेरी समझ में आता है, जी जी मैम, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत इफेक्ट हम नहीं डाल सकते। बिल्कुल। हमको पर्सनली, चाहे उन हम्म बच्चों के घर जाना हो, हम्म, उनसे किसी न किसी प्रकार इंटरेक्ट करना पड़ेगा सीधे, जी उनसे सीधा संवाद जरूरी है। जी मैंने इसीलिए बहुत मोबाइल पर, ऑनलाइन क्लासेस भी जब चल रही थी तो जी बहुत मोबाइल पर जोर नहीं दिया, जी बहुत थोड़ा सा एक जो उन तक हो। अब खैर मेरे पास मिला ही नहीं, 8 या जी 9 बच्चों के पास मोबाइल था, जी जी उनके जी गार्जियंस के पास, तो जी वो तो कार्यक्रम मेरा फेल था, इसलिए मैंने टेलीविजन लगवाया, फिर जी अन्य अन्य व्यवस्थाएं की। तो बच्चे को अगर इस अध्यापक के माध्यम से पढ़ाना है तो इंटरेक्शन जरूरी है, संवाद उसका उसका सीधे दिन में 1-2 बार होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे केवल हैं आप। केवल मोबाइल और जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो है जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठे तो किसी एक पर्सन को उसके साथ बैठना चाहिए कि वो पढ़ाई कर रहा है या फोन में गेम खेल रहा है। और अधिकतर यही होता है कि बच्चा पढ़ाई के जो है पीछे एक अपना जो है अलग से लेकर बैठ जाएगा कि हाँ हम देखिए सामने पढ़ रहे हैं, और वो अपना अलग से एक गेम खेलने में लगे चल हुए रहा हैं। है जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। तो जैसे कि आपने अपने विद्यालय में पिछले 10 वर्षों से आपने बताया कि आप केवल 2 ही जो है अध्यापक हैं वहां पर, और आपने विद्यालय को इतना कुछ दिया है, वहां के बच्चों को इतना कुछ दिया है। तो वो आपने वो कहावत झूठी कर दी कि जो है एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इस कहावत को आपने झूठा साबित कर दिया। तो ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? मैडम अब मैं यहाँ अब थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, मैं अकेला नहीं मैंने किया, अच्छा मेरी सहायक अध्यापिका हैं सदफ कौसर। अच्छा। एक जो मिशन शक्ति चल रहा है इस समय, हम्म। कई बार कहा जाता है कि महिलाएं तो कुछ कर नहीं सकती, जी उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें आती जी हैं। जी उनको प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है, उनको आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति कुछ इस प्रकार की है, पर इससे ठीक अलग मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, जी जिसके साथ चलना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है, जी तमाम लोग नहीं चलते मेरे साथ, पर मेरी सहायक अध्यापिका सदफ कौसर हैं। जी उन्होंने हमेशा मुझसे 2 कदम आगे चल के मुझे जी। प्रेरित किया। अच्छा। किसी भी कार्य को जब मैं सोचता या उसे करने के बारे में विचार शुरू करता, तो ये 2 कदम आगे आके उस काम को आगे बढ़ाते। जी, ये तो तो मेरा बहुत बढ़िया उत्साह बात बढ़ता है। रहा, जी, मुझे आपको भी सहयोग प्रोत्साहन बहुत। मिलता है। जी जी, मैं मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान है इस जी विद्यालय के बदलने में, और इसे इस स्थिति में आने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। जी कदाचित ये ना होती तो मैं शायद न कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो है उनका सहयोग मिला, जिससे आपने और भी बेहतर काम किया, बल्कि आप दोनों लोगों ने ही बहुत अच्छा काम किया है मिलकर के। लेकिन आज भी सतीश जी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर संसाधनों की कमी बताकर टीचर्स अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि जब आप जो है चीजें करना चाह रहे तो बहुत से लोगों ने आपको जो है रोकने की कोशिश करी कि नहीं आप अच्छा करेंगे तो फिर हमसे भी लोग अपेक्षा करेंगे कि हम भी अच्छा करें।
तो लेकिन फिर भी आप लोगों ने उन सभी की बातें ना सुनकर उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, तो उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैडम दो चीज मैं सबसे कहता हूँ, अपने जितने साथी अध्यापक हैं और काफी कुछ अध्यापक मेरे साथ चलते भी हैं, इस चीज को समझते भी हैं। एक सोचने का बड़ा मुद्दा ये होता है, जी जैसे मैंने कई एक उदाहरण देना, किसी का व्यक्तिगत मैं वो नहीं करना जी चाहूंगा। कई अपने साथी अध्यापकों के घरों पे गया तो घर उनका बहुत ही व्यवस्थित, अच्छा और बड़ी अच्छी कंडीशन में मिला। जी उनका स्कूल थोड़ा सा, तो मैंने उनसे उनसे कहा और सबसे कहता हूँ कि जी देखो भाई, जी ये वो जगह है, जी ये वो स्थान है, ये वो व्यवस्था है जिससे मेरा जी घर भी चलता है और मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि मुझसे और मेरे घर से जी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो मेरी मेरी अपनी सोची थी, जो मैं लोगों को बताता हूँ कि जी बहुत अच्छी ये वो सोच है। जगह है जिससे मैं चलता हूँ, मेरा घर चलता है। जी बिल्कुल तो इन दोनों से महत्वपूर्ण ये है। दूसरी बिल्कुल। बात, हम एक शिक्षक हैं, हम अध्यापक हैं, जी तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है विद्यालय के भी प्रति और बच्चे के भी प्रति। जो हमारे विद्यालय में आता है गार्जियन, हमारे विश्वास, हमारी क्षमता के आधार पर अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के चला जाता है बिल्कुल। पूरे दिन। तो हमें इन दो चीजों पर ध्यान देना होगा। देते भी हैं लोग, जी कुछ जगह लापरवाहियां हो जाती हैं, और लापरवाहियां होने की सारी वजह अध्यापक ही नहीं है मैडम। मैं फिर कहना चाहूंगा, जी हमारे जनपद स्तर के विभागीय अधिकारी अगर अपने कार्यशैली में सुधार कर लें जी तो 1 साल के अंदर मेरा विश्वास है कि हर जनपद के 75% से ज्यादा विद्यालय सुधर जाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ाता है, जी मुझे कोई बताए कौन सा अध्यापक नहीं पढ़ाता है। तो ये बिल्कुल दो चीजें हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जैसा व्यक्ति बदल सकता है तो मेरा विश्वास है कि पूरा प्रदेश बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी कभी इस प्रकार की ही श्रृंखला का एक अंग था कि चलो हाजिरी बनाओ और छोड़ो यार, किसको पढ़ाना है। सही बात है। जी लेकिन समझ में बात आई कि नहीं, मैं जिसके लिए भेजा गया हूँ मुझे वो करना है पहले, और जब बिल्कुल। वो करना शुरू किया तो सब बदला। तो यही संदेश नहीं है, बस निवेदन कि हमारे हर अध्यापक को ये सोचना चाहिए कि ये वो जी संस्था है जिससे हम चलते हैं, हमारा घर परिवार चलता घर है। परिवार चलता है। तो बिल्कुल इसका बदलना जरूरी बिल्कुल है। इसका उससे अच्छा होना, मुझसे और मेरे घर से, इन दोनों से इसका अच्छा होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर जी ये ध्यान दे दिए तो हमारे अध्यापकों में गजब की क्षमता है, अपार ऊर्जा के मालिक हैं हमारे साथी। हमने देखा है मैडम, जी हमने जब लोगों से निवेदन शुरू किया, 2012 के समय की स्थिति बहुत खराब थी, जी और उसके बाद जब मैंने अपने साथियों से निवेदन करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, सोशल वेबसाइट्स पे अपने फोटोज और अपने कामों को दिखाना शुरू किया, जी तो हजारों की संख्या में अध्यापकों ने अपनी ऊर्जा को दिखाया और मुझसे बेहतर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपार क्षमता है, अपार शक्ति है उनके पास, बिल्कुल वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मोटिवेशन हो तो। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अच्छा देखकर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तक की अच्छा नहीं किया है वो आपको देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर के जरूर वो अच्छा करेंगे, ऐसा हमारी आशा है। सारे क्योंकि कर रहे हैं मैडम, सारे कर जी रहे हैं और करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की मतलब विद्यालय को एक कहा जाता है कि शिक्षा का मंदिर है, तो उसको तो नहीं, अच्छा मंदिर तो होना है। ही चाहिए, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य है और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। जी तो आपको, आपने ये जो पूरे स्कूल का कायाकल्प किया आपने और आपकी सहायक अध्यापिका ने, तो आपको जो मतलब गांव के स्तर पर, विभागीय या शासन के स्तर पर कोई सहयोग मिला आपको? शासन स्तर पर तो सारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के हमारे जितने वरिष्ठ
आदरणीय सम्मानित अधिकारीगण हैं, जी सबने बहुत सम्मान दिया जी और हमेशा से मिलता रहा है। सम्मान और प्रोत्साहन ना मिलता तो शायद मैं यहाँ तक ना आ पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर कुछ दिनों से थोड़ी सी दिक्कतें चीजें प्रतिकूल हैं, जी लेकिन मेरा मानना है कि प्रतिकूलता जो है वो मेरे अपने सर पे मेरी ऊर्जा को बढ़ाती है, बिल्कुल मेरी जिद्द को बढ़ाती है कि अगर आप रोकने की कोशिश करोगे कि तुम मुझे ये नहीं करने दोगे तो मैं उसको जरूर करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो कभी कभी ये चीजें आनी भी चाहिए। जी बहुत बिल्कुल आनी चाहिए। हाँ, आलोचना की चीज नहीं है, जी परेशानी होती है, कष्ट होता है, पर आना चाहिए। इन चीजों से ऊर्जा बढ़ती है। कोई रोके हमको कि हम आपको ये वाला अच्छा नहीं करने देंगे, हम आपको वो वाला अच्छा नहीं करने देंगे, और फिर हम उसी वाले को करके दिखाएं कि नहीं हम तो इसको कर दें, जी आप चाहे जितना रोक लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से आपने भी विद्यालय को इतना कुछ दिया है, तो आपको भी जो है गांव वाले आपकी भी प्रशंसा करते होंगे, आपका भी आभार प्रकट गांव करते होंगे। जी मैं गांव का एहसानमंद हूँ मैडम। जी गांव तो जितना सम्मान देता है, ये पूरा क्षेत्र गांव के, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा जी जनपद, बिल्कुल। प्रदेश स्तर पर जितने हमारे अध्यापक साथी हैं, उनका जो संबोधन मेरे लिए आता है, उनका जो स्नेह मेरे लिए आता है, जी वो बहुत गजब का है। जी मैं बिल्कुल, उनका आना भी चाहिए। जी आभारी हूँ। हम्म बहुत बहुत स्नेह मिलता है, मेरे कार्यों से मिलता हो, मेरी सोच से मिलता हो, पर मिलता बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, आपके कार्यों को भी मिलता है, आपके सोच को भी मिलता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने हमारे साथ अपने स्कूल की कुछ फोटोज साझा करी थी, वाकई में हम भी अचंभित रह गए कि मतलब सरकारी विद्यालय की बिल्कुल एक जो कल्पना है, जो मतलब कल्पना से परे था। क्योंकि सरकारी स्कूलों के नाम पर तो बस सभी के दिमाग में वही, जैसे पहले मैंने बोला कि एक निगेटिव जो इमेज बन गई है वही रहती है। तो सतीश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों की सोच बहुत नकारात्मक है, या एक तरीके से ये भी देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में अनुशासन की बड़ी कमी होती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब इस चीज को मैं बड़ी विनम्रता से इनकार करना चाहूंगा मैडम। पहले जी स्थिति थी, जी पहले था, जी जन सामान्य के बीच सरकारी स्कूलों के प्रति सोच खराब थी, उनका दृष्टिकोण खराब था, जी उनके उनके जो उनकी जो टिप्पणियां निकलती थी वो बहुत खराब थी। जी जी अब ऐसा नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं। जी और प्राइवेट और सरकारी के बीच मैं पता नहीं क्यों पब्लिक का बड़ा उधर झुकाव है। हम्म। प्राइवेट स्कूलों में इंटरमीडिएट पास, मतलब लगभग उनके टीचर्स इंटरमीडिएट पास होते हैं एनी हाउ, जी या बिल्कुल कोई ग्रेजुएशन वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास केवल चमक दमक है, जी अच्छी सी पेंटिंग है, जी अच्छा सा लुक है, जी और कुछ हाई फाई प्रदर्शन है। बाकी हाँ ऐसा कुछ नहीं है जो सिवाय गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के अलावा वो कुछ विशेष दे रहे हैं। और रटाने का मतलब, मैं इस विधा का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। बिल्कुल। मेरे बच्चे को आप रटा दोगे, हम्म, क्या कर लोगे रटा के? जी बिल्कुल, समझ क्योंकि उसमें बच्चों का विकसित नहीं समझना हुई, ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, अगर बच्चे में समझ विकसित नहीं हुई हम्म, तो उसको रटाने से कोई मतलब नहीं। उनका निर्धारित होता है कि इस लेसन से इस लेसन के बीच से आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसी को हल करना है। हाँ उसके हाँ बाद ये बताते हैं कि हमारे बच्चे ने तो 100%, 90% मार्क्स जो है वो गेन कर लिए हैं। क्या जी मतलब जी है इन चीजों का? जी मेरी समझ से उन चीजों का कोई मतलब नहीं। मेरे जी विद्यालय में कई बच्चे आए प्राइवेट स्कूलों से, अगल बगल में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों से, और हमने जब पूछा तो मतलब हमें आश्चर्य हम्म। कि उन्हें उन्हें अगर अगर पूछ दिया जाए तो सीधा 10 तक की गिनती नहीं आती। ओ सबसे बड़ी दिक्कत मैडम होती है जी जो हमारे ग्रामीण ग्रामीण परिवेश के बच्चों को होती है। ये प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उनको अंग्रेजी रटाना ये शुरू करते हैं, अपनी मौलिक भाषा या मातृभाषा से उनको दूर कर देते हैं, उनको अपनी मौलिकता से दूर कर देते हैं, और फिर बिल्कुल बच्चा कहीं का नहीं रह जाता, न वहां का रह जाता है और यहाँ से चला ही जाता है। जी तो तो उन चीजों को नकारना चाहिए। जी दूसरी, प्राइवेट जो आपने कहा ना मैडम, मैं वही निर्धारित करके चला हूँ। मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मैं इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता, वो मेरे बस का नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट की बनाई हुई बिल्डिंग है, मैं इसको जी नहीं बदल सकता। हाँ पर इसके ठीक आगे
मेरे जनपद के किसी प्राइवेट विद्यालय ऐसा क्या है जी बच्चों के पठन पाठन जी के लिए या उनके सुविधा के लिए जो मेरे पास नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने हर उस चीज को उपलब्ध कराया। बिल्कुल मैडम 2012 में मैं यहीं बैठा था स्कूल के गेट पर, मैंने अनुभव किया मेरे पास 20-25 बच्चे ही थे। वो कुछ बच्चों जो गाड़ी में जा रहे थे उनके पहनावे को इत्यादि को देखकर आकर्षण तो होता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे ने छोटा सा था, बोला सर मुझे जूता नहीं मिलेगा क्या, वो अपनी मातृभाषा में, मुझे वो जूता नहीं मिल पाएगा क्या। और मैंने सब छोड़ के उस पहले साल सन 2012 में अपने सारे बच्चों का फिर एडमिशन किया, संख्या 80-82 पहुंची थी जी जी, और उन सारे बच्चों को जूता मोजा टाई बेल्ट स्वेटर सब दिया। बिल्कुल कि तुम इन्फीरियरिटी फील ना करो, मैं दूंगा। बिल्कुल। और तब से मैं देता चला रहा हूँ। तो खैर गवर्नमेंट से मिल जा रहा है जूता मोजा और स्वेटर इत्यादि मिल जा रहे हैं। मैं 2012 से देता चला रहा हूँ कि मेरे यहाँ आने वाला बच्चा किसी प्रकार की इन्फीरियरिटी नहीं फील करे। वो उसके दिमाग में नहीं आए कि वो जा रहा है उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। जी, मैंने वो हर चीज थोड़ा सा रहा होगा कि क्वालिटी का अंतर रहा होगा। जी, मैं एक अध्यापक हूँ, 60-62 हजार वेतन पाता हूँ। मैं उसी में सारी चीजें, और ग्रामीण परिवेश में मैडम बहुत जन सहयोग नहीं मिल पाता है। लेकिन हालांकि जो भी मिलता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर 10-5 रुपए भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिल गया। जी, तो मैंने उनको देने का प्रयास किया है, हर चीज किया है। जी, और वर्तमान में उनके पढ़ने की हर चीज है मैडम। मेरे पास कापियों का भंडार रखा हुआ है, पेन रखी हुई है। मेरा बच्चा इसलिए अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं ब्रेक कर सकता है कि उसके पास पेन नहीं है, उसके पास कापी नहीं है। वो सब इस विद्यालय से उपलब्ध है, उसको हर चीज उपलब्ध है। वो पढ़े, मेरा लक्ष्य है वो पढ़े। बिल्कुल जी। सतीश जी, आपकी सारी आपने जो भी चीजें स्कूल में और स्कूल के बच्चों को जो भी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे वो वाकई में काबिले तारीफ है। आपकी कोशिशें मिसाल बने। एजुकेशन बीट्स की ओर से आपको यही शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे सभी शिक्षकों से भी मैं आशा करती हूँ कि कम से कम समाज में बेहतर कर रहे आप जैसे टीचर, सतीश जी जैसे टीचरों से भी प्रेरणा लें। खैर, एक मुलाकात की अगली कड़ी में हम आपको मिलाएंगे किसी ऐसी ही शख्सियत से जिसकी कोशिशें बदल रही हैं समाज की तस्वीरें। नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।